हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। चलिए आज हम आपके साथ फिर आपका आज 10:30 बज चुका है। देखिए आज से आपकी क्लास 10:30 बजे से होगी। डेली आपको क्लास मिलेगी 10:30 बजे से, ठीक है। आप के साथ हम 10:30 बजे जुड़ेंगे, है कि नहीं भाई। आपको देखिए डेली 10 बजे 10:30 बजे आपकी क्लास मिलेगी, ठीक है। और किसके साथ, एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी एमसी की प्रैक्टिस क्लास 12 है। कल होगी 13, फिर अगले दिन इसी दिन क्रम बढ़ते बढ़ते हम लोग 50 स्टेशन पार करेंगे और 5000 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। मेरे द्वारा तैयार किया गया एमसीक्यू है, ठीक है। आप लोग एससीईआरटी एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करना, तो इससे आप अधिक से अधिक फायदा उठाइएगा और उम्मीद करते हैं आप बहुत फायदा उठाएंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए पहला 25 क्वेश्चन आपका भूगोल से आ रहा है। किससे 25 क्वेश्चन? पहला भूगोल से है, ठीक है। भूगोल में पहला 25 क्वेश्चन है। आप बिहार से रिलेटेड आप बहुत सारी बातों का जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाएगी? तो 60%। कितने प्रतिशत खेत में खेती की जाएगी? तो 60%। गौरव 60%। कितने में? 60%। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80, ठीक है। कितना? 80 हो जाएगा, ठीक है। 80। इनमें कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? ऑप्शन एक आपके पास दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। इनमें कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास, ठीक है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन एक आपके पास गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय के तराई क्षेत्र, गंगा का दियारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा का दियारा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? गंगा का दियारा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन में क्या होता है? फेमस है। जैसे कि मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर तंबाकू उत्पादन में क्या है? अग्रणी है, ठीक है। बिहार में कोसी नदी घाटी योजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी योजना का आरंभ कब हुआ? 1954 में। कब हुआ? 1954 में। इसकी कल्पना कब कर ली गई थी? 1886 में, ठीक है। 1886, हाँ 1896 में की गई थी। कब की? 1896 में, ठीक है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण आपके पास ऑप्शन है बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। तो गंडक परियोजना का निर्माण कहां पर हुआ था? वाल्मीकि नगर। कहां पर? वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश का क्या है? एक संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां, किस जिले में? ऑप्शन आपके पास रोहतास, सिवान, गया, पश्चिमी चंपारण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिवान। क्या हो जाएगा भाई? सिवान। क्या हो जाएगा? सिवान, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कैसा लग रहा है क्वेश्चन? आप सभी बताइएगा आप कैसा लग रहा है क्वेश्चन। आप ठीक ठाक मजा ले रहे हैं, फील ले रहे हैं ना? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन विस्तार है? तो बिहार के कुल 63,074 किलोमीटर के अधिसूचित क्षेत्र में क्या है? वन विस्तार है, ठीक है। 2005-6 के एससीईआरटी बुक के द्वारा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान बताइए आप लोग। कहां पर है? दरभंगा। कहां पर है? दरभंगा में। कहां पर है? दरभंगा जिला में। कुशेश्वर स्थान कहां पर? दरभंगा। कांवर झील स्थित है? कांवर झील बताइए। ऑप्शन एक है आपके पास कांवर झील। अरे दरभंगा जिला, भागलपुर जिला, बेगूसराय जिला, मुजफ्फरपुर जिला, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? कांवर झील। कहां पर? बेगूसराय। कहां पर? बेगूसराय जिला। कौन सा जिला? बेगूसराय जिला, ठीक है। कोई दिक्कत? कांवर झील कहां पर? बेगूसराय। कांवर झील कहां पर? बेगूसराय, ठीक है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। ऑप्शन आपके पास हिमालय क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार के मैदान में, दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, गंगा के द्रोणी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालय में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा के द्रोणी क्षेत्र में। कहां पर? गंगा के द्रोणी में। पाइराइट क्या है? पाइराइट आपके पास ऑप्शन एक है धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, परमाणु खनिज है, ईंधन है। पाइराइट खनिज है क्या? अधात्विक। क्या है? अधात्विक खनिज है। क्या? अधात्विक खनिज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सोना एक्स से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। ऑप्शन एक आपके पास 5 से 6 ग्राम, 0.1 से 0.6 ग्राम, 0.00 से 0.1 ग्राम, 0.001 से 0.003 ग्राम। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई सही उत्तर क्या होगा? 0.1 से लेकर के 0.6 ग्राम। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहिबगंज। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कहलगांव विद्युत परियोजना कहां पर है? तो भागलपुर। कहां पर? भागलपुर। कहां पर है? भागलपुर। कोई दिक्कत यहां तक भाई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या हो रहा है? अगर तकलीफ होगी, समस्या होगी तो आप क्या करेंगे? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसको दूर कर दिया जाएगा अगले वीडियो में।
काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? आपके पास ऑप्शन है, बताइए कौन कौन सा। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो काटी विद्युत कहां पर है भाई? काटी विद्युत परियोजना कहां पर? मुजफ्फरपुर। कहां पर? मुजफ्फरपुर। कहां पर? मुजफ्फरपुर। बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो बिहार में बीएचपीसी के द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कुल 10 है। कुल कितने हैं? 10 है। ठीक है, जिसमें 4 मुख्य और 6 छोटे छोटे हैं। बीएचपीसी का शब्द विस्तार है, बीएचपीसी का शब्द विस्तार है, बीएचपीसी का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है भारत सरकार हाइड्रोजन पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी है बिहार सरकार हाइड्रोजन पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी है भारत स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। क्या हो जाएगा? बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। बीएचपीसी का गठन कब किया गया? तो बीएचपीसी का गठन मेरे भाई कब किया गया? सभी लोग उत्तर देंगे। 1985, 1986, 1987, 1982। उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1982। बीएचपीसी का गठन कब किया गया? 1982। कब किया गया? 1982 में किया गया। कब किया गया? 1982। कोई दिक्कत? चावल उत्पादन में बिहार में प्रथम जिला कौन है? चावल उत्पादन में बिहार में प्रथम जिला, देखिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रोहतास है। ठीक है, और ऐसे प्रथम उत्पादन के दृष्टिकोण से तो कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिमी चंपारण। कौन? पश्चिमी चंपारण। चावल उत्पादन में बिहार में प्रथम जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण। गेहूं उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान, गेहूं उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान कौन सा जिला का है? तो गेहूं उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान कौन सा जिला का? ऑप्शन आपके पास रोहतास जिला, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुंगेर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम बिहार का कौन सा जिला है? बिहार में प्रथम स्थान किस जिला का? रोहतास जिला का। किस जिला का? रोहतास जिला। दलहन उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आता है? तो आप जानते हैं दलदली एरिया में क्या होता है? दलहन का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। जैसे कि मोकामा का टार एरिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है? दलहन का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, क्योंकि वहां पर महीना 3-4-5 महीना तक क्या होता है? गंगा नदी का पानी जमा हो जाने के कारण वह दलदली एरिया हो जाता है, जिसके कारण दलहन बहुत अधिक मात्रा में वहां उगती है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? दलहन उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान कौन सा जिला है? सौरभ, कौन सा जिला है? ठीक है, मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक जिला अभी कौन सा जिला हुआ? तो पटना, ऊपर वाला सही उत्तर। ठीक है, दलहन में कौन? पटना। मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, ऑप्शन आपके पास समस्तीपुर, मधुबनी। ठीक है, कौन कौन सा? समस्तीपुर, मधुबनी। ठीक है, उसके बाद क्या है? रोहतास, पटना। ठीक है, अरे कौन सा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। मोटे अनाज में मधुबनी। मोटे अनाज में सबसे अधिक अनाज कहां होगा? मधुबनी में। कहां उगता है मोटा अनाज? मधुबनी। मोटा अनाज कहां पर? मधुबनी। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जूट उत्पादन बिहार में कहां पर होता है? किशनगंज या पूर्णिया के एरिया में होता है। ठीक है, उसके बाद जूट का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। पहला स्थान देश में पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान असम का, तीसरा स्थान बिहार का है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है क्या आपके पास? 95,163 वर्ग किलोमीटर, 94,563 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 95,463 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कोसी नदी घाटी, देखिए कोसी नदी घाटी वाला दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए बिहार के सीआरटी में 1955 लिखा हुआ है, लेकिन क्या है? 1954। गलती वहां पर होगा। ठीक है, थोड़ा सा तो सुधार लेने की जरूरत है। 1954 में हुई थी। ठीक है, इसको सोचा गया था 1896 में इसकी कल्पना की गई थी और 1954 में इसका शुरुआत किया गया। ठीक है, 1954। चलिए, गुप्त शासन काल में कर देने वाले भूस्वामी को क्या कहा जाता था? इतिहास के 15 प्रश्न आज हम लोग करेंगे। 10 क्वेश्चन आपका 100 में से आज कम है। ठीक है, गुप्त शासन काल में कर देने वाले भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो इसका क्या कहते थे? सामंत कहते थे। क्या कहते थे? सामंत। क्या कहते थे? सामंत कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासन काल में प्रदेश के गवर्नर को क्या कहा जाता था? गुप्त शासन काल में प्रदेश के गवर्नर को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है महासंधि विग्रहिक, ऑप्शन बी है
कुमारत्व, ऑप्शन सी है महादंडनायक, ऑप्शन डी है विषयपति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। गौरव थोड़ा सा बाहर जाके क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। गुप्त शासन काल में प्रदेश का गवर्नर को क्या कहा जाता था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुमारात्य। क्या हो जाएगा, कुमारात्य कहा जाता था, कुमारा मात्य कहा जाता था, कुमार मात्य कहा जाता था। ठीक है, महासंधि विग्रही किसे कहा जाता था, शांति और युद्ध के जो एक काम, शांति और युद्ध को जो समन्वय करने वाले थे उन्हें कहा जाता था महासंधि विग्रही कहा जाता था। महादंडनायक किसे कहा जाता था, न्यायाधीश को कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। गुप्त शासन काल में लगान कितना था, गुप्त शासन काल में लगान कितना था, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है भाई, तो भूमि उपज का 1/4, ऑप्शन बी है भूमि उपज का 1/6, ऑप्शन सी है भूमि उपज का 1/2, ऑप्शन डी है भूमि उपज का 1/3। गुप्त शासन काल में लगान कितना था, भूमि उपज का 1/3। कितना था, भूमि उपज का 1/3। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या बताइए भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है नहीं ना भाई। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था, तो चीनी यात्री फाहियान भारत आया किसके, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके काल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। ठीक है, किसके शासन काल में शिक्षा का महान केंद्र, शिक्षा का महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना किया गया। किसके शासन काल में शिक्षा का महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त। आप मेरे साथ याद करते चलेंगे, ठीक है, इससे आपको एग्जाम में रिवीजन जब हम करवाएंगे प्रैक्टिस, अब आपको आपके क्लास में क्या आएगा, 10 मिनट शो आने वाला है, यानी कि 10 मिनट में धराधर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, उस आएगा आपके साथ एक वीडियो और रिलीज होगी हमारी कल या परसों से। ठीक है, हुनों की राजधानी कहां थी, हुनों की राजधानी आपके पास ऑप्शन है तक्षशिला, बामियान, मगध, राजगृह, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हुनों की राजधानी कहां थी, तो बामियान, अफगानिस्तान के बामियान में। कहां पर, अफगानिस्तान के बामियान में। चलिए, प्रथम हुन शासक जो भारत की ओर रुख किया था, ऑप्शन आपके पास है मिहिरकुल, तोरमान, पुष्यमित्र, पुलकेशिन V, पंचम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, तोरमान। क्या हो जाएगा, तोरमान। पहला जो हुन शासक था जिसने भारत की रुख किया उसका नाम था तोरमान। तोरमान का बेटा का नाम मिहिरकुल था, तोरमान के पुत्र का नाम क्या था, मिहिरकुल। ठीक है, किसने हुनों को पराजित कर शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, हुनों को पराजित कर शक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की, आपके पास ऑप्शन है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। इनमें कौन सैव धर्म का अनुयायी था, इनमें कौन सैव धर्म का अनुयायी था, आपके पास ऑप्शन है तोरमान, पुष्यमित्र शुंग, मिहिरकुल, घटोत्कच, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सैव धर्म का अनुयायी कौन था, तो मिहिरकुल था। तोरमान का बेटा कौन, मिहिरकुल। मिहिरकुल क्या था, बौद्ध धर्म के जो भी लोग थे ना उनको मार काट में बहुत बौद्ध धर्म के लोगों को मारता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत के किस नदी तट पर पाए जाते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत के किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, ऑप्शन आपके पास कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी के किनारे पाए जाते हैं, कृष्णा नदी के। ठीक है, कृष्णा नदी घाटी। कोई दिक्कत यहां तक बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट किया गया, तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया, नष्ट किया गया। किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई, आपके पास ऑप्शन है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 जनवरी सौरभ प्लीज भाई हल्ला नहीं करो। ठीक है, देखिए हमारा दो भाई है, ठीक है, क्लास में ही हल्ला कर रहा है। ठीक है, उसको शांत करना पड़ता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। कब हो जाएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया, ऑप्शन आपके पास 1498, 1398, 1458, ठीक है, 1498, ठीक है, 98 और क्या होता है इसमें हम गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, 1698। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1498। क्या हो जाएगा, 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में। कब आया, 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर आया था, बता सकते हैं आप लोग, वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर आया था, वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर आया था,
एक डाउट हो गया हमको भाई। हाँ बिल्कुल सही था, हमारा डाउट गड़बड़ था, ठीक है, हम 98 58 में गड़बड़ा गए थे, अब ठीक है, ठीक है। वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर है, किस बंदरगाह पर आया? तो वास्को डी गामा पहले कहां पर आया? कालीकट। कौन सा बंदरगाह पर? कालीकट। अलवर्दी खान कब बंगाल का नवाब बना? आपके पास ऑप्शन है 1740, 1745, 1756, 1760। तो अलवर्दी खान कब बना बंगाल का नवाब? 1740 ईस्वी में, ठीक है। हमारा एक डाउट था वो दूर हो चुका है, ठीक है, 58 98 में था। भारतीय राज्य व्यवस्था, 25 प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के। चलिए आपके पहला प्रश्न आते हैं आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था का। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1, पहला अनुच्छेद में ही वर्णित है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन दूसरा है आपके पास, साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आएगा? साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। भारतीय संविधान में 4 प्रकार के सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, संघ सूची में क्या होते हैं? सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों। अपशिष्ट सूची का कोई पर जो भी चीज बच गया कोई भी चीज, जैसे कि सारा काम होने के बाद कुछ बच जाता है, उसको कौन? अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट सूची, ठीक है। इस पर कोई भी कानून बना सकता है, ठीक है। साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आएगा? अधिकतर क्या बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। तो साइबर कानून बताइए जल्दी से। अपशिष्ट सूची, कौन सी सूची? अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से क्लास को कर रहे हैं। आपके पास मेरी साउंड अच्छी जा रही होगी और वीडियो क्वालिटी भी ठीक होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी राज्य की सीमाओं एवं उसके नाम को बदल सकते हैं? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य की सीमाओं उसके नाम को बदल सकते हैं। आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, लाइव जैसा आप फील कीजिएगा, लाइव जैसा आप आंसर दीजिएगा, जिससे आपको याद करने में तकलीफ ना हो। निम्नलिखित में से क्या संघ सूची में शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कृषि, पुलिस, जेल, बंदरगाह, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से क्या संघ सूची में शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघ सूची में शामिल नहीं है। तो मेरे भाई कृषि शामिल नहीं है, पुलिस शामिल नहीं है, जेल शामिल नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से एक से अधिक। बंदरगाह संघ सूची में है। बंदरगाह किस सूची में? संघ सूची में। शिक्षा भारत के संविधान के किस सूची में दिया गया है? शिक्षा भारत के संविधान के किस सूची में दिया गया है? ऑप्शन आपके पास संघ, राज्य, समवर्ती, अपशिष्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो शिक्षा बताइए आप लोग, शिक्षा किसमें दिया गया? समवर्ती। किसमें? समवर्ती। क्या हो जाएगा? समवर्ती। यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इनमें से किस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ के पास है? इनमें से किस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ के पास? ऑप्शन आपके पास शिक्षा, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, शराब, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षा और परमाणु ऊर्जा, जिस पर कानून बनाने का अधिकार क्या है? संघ के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? मेरा सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में आजादी के समय कितने रियासत थे? भारत में आजादी के समय कितने रियासत थे? तो भारत में आजादी के समय 562 रियासत थे। कितने थे? 562 रियासत थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1998, 1983, 1995, 1996। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1983। कब किया गया? 1983 में। कब किया गया? 1983। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1983। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 356। कौन से? अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यानी कहां से कहां तक के अनुच्छेद में? ऑप्शन आपके पास है, देख लीजिए। चलिए ठीक ठाक लग रहा है, फास्ट हो रहेंगे तो बता दीजिए, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में? तो 256 से 263। क्या है? 256 से 263 अनुच्छेद में। कोई दिक्कत? फास्ट नहीं ना लग रहा है? कैसा लग रहा है क्लास? ये आप कमेंट कीजिएगा। हमारे अंदर जो कमियां होगी आप डायरेक्ट कमेंट में लिखिएगा, उसको आगे क्या किया जाएगा? सुधार कर लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस बढ़ता है, धीरे धीरे ही सुधार किया जा सकता है। अचानक क्या होगा?
100% शुद्ध रूप में कोई भी चीज नहीं आती है। हमने प्रयास किया 100% शुद्ध देने का, ठीक है। अगर गलती से कभी एक मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट में लिखिए कि यहाँ आपसे गलती हुआ है, उसको सुधार कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953। भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य, ऑप्शन आपके पास आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य कौन सा है? तो मेरे भाई कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 में क्या किया गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुजरात एवं महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? गुजरात एवं महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य कब बने? आपके पास ऑप्शन है 1966, 1956, 1960, 1975। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएंगे सभी लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1960। क्या हो जाएगा? 1960 में। कब बना? 1960। 15 मई 1975 को जनमत संग्रह द्वारा बनाया गया भारत का 22वां राज्य कौन बना? 15 मई 1975 को जनमत संग्रह द्वारा बनाया गया भारत का 22वां राज्य कौन बना? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 मई 1975 को जनमत संग्रह के द्वारा बनाया गया भारत का 22वां राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। कौन बना? सिक्किम। वर्ष 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर क्रम से कौन कौन से राज्य बने? तो मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ? बिहार से। उत्तर प्रदेश से कौन हुआ? बिहार से कौन हुआ? क्रमशः करना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। इनमें से सभी राज्य इन तीनों राज्यों से अलग हुए हैं, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मध्य प्रदेश से 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अलग होकर एक राज्य बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? भूपेश बघेल। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना को एक राज्य कब बनाया गया? देखिए, आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना को एक राज्य कब बनाया गया? तेलंगाना एक राज्य के रूप में कब बना? तो वर्ष 2014 में। कब बना? वर्ष 2014 में। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी हैं और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री KCR यानी कि के चंद्रशेखर राव जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, इनमें से कौन सा राज्य विशेष प्रावधान वाले राज्य हैं? ऑप्शन है आपके पास गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा विशेष प्रावधान वाले राज्य है? महाराष्ट्र। तो मेरे भाई गोवा, सिक्किम, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद कौन सा था पहला? गोवा, सिक्किम, तेलंगाना, महाराष्ट्र सभी को क्या मिला? विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ। क्या? विशिष्ट राज्य का विशिष्ट प्रावधान किए गए। इन सभी राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। बिहार बहुत दिन से मांग कर रहा है लेकिन मोदी जी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संसद में कब पेश किया गया? यानी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संसद में कब पेश किया गया? तो 2019 में ही पेश किया गया, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को। और जब इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू कब हुआ पूरी तरीके से? तो 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ? पूर्ण तरीके से लागू हुआ, ठीक है। अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके पास है जम्मू कश्मीर राज्य से, नागालैंड राज्य के संबंध के विशेष उपबंध से, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध से, असम राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर से था, तो अनुच्छेद 371 किससे? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध से। नागालैंड राज्य के विशेष उपबंध का अनुच्छेद 371 क में दिया हुआ है। असम राज्य के उपबंध किससे विशेष उपबंध किससे? अनुच्छेद 371 ख में। कौन? अनुच्छेद 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बल विशिष्ट अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? सशस्त्र बल विशिष्ट अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? आपका ऑप्शन है 11 सितंबर 1955, 11 सितंबर 1978, 11 सितंबर 1998, 11 सितंबर 1959। तो सशस्त्र बल अधिनियम कब पारित किया गया? 11 सितंबर 1958, 1958, 11 सितंबर 1958, ठीक है। निम्नलिखित में वन किस सूची में आता है? निम्नलिखित में वन किस सूची में आता है? आपके पास ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। निम्नलिखित में वन किस सूची में आएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वन किस सूची में आता है? जल्दी से बोलिएगा।
तो बन क्या आ जाएगा, समवर्ती सूची। क्या आ जाएगा, समवर्ती सूची। क्या आ जाएगा, समवर्ती सूची। पहली जनहित याचिका सन 1989 में, यानी कि 89 में, 79 में, सॉरी, सन 1979 में लगाई गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है। पहली जनहित याचिका 1979 में लगाई गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, हुस्नैरा खातून बनाम बिहार सरकार, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, के नटराजन बनाम भारत सरकार। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा हुस्नैरा खातून बनाम बिहार सरकार, जो पहली जनहित याचिका 1979 में लगाई गई। दूसरी जनहित याचिका 1980 में सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन लगाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। इनमें कौन कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। तो मेरे भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 क्षेत्राधिकार होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन से। आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, मौलिक, अपीली अधिकार और सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रीट का अधिकार। ठीक है, उसके बाद एक होता है विशेषाधिकार। ठीक है, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को 5 क्षेत्राधिकार है, मौलिक, अपीली, सलाहकारी, ठीक है, रीट। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक। नए राज्य या प्रदेश की स्थापना किस अनुच्छेद में है। नए राज्य या प्रदेश की स्थापना किस अनुच्छेद में बनी थी, अनुच्छेद 3 में। किसमें, अनुच्छेद 3 में। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। इनमें सबसे निचला न्यायालय कौन सा है, तो अधीनस्थ न्यायालय कौन है, अधीनस्थ न्यायालय कौन है, अधीनस्थ न्यायालय कौन है, सबसे निचला न्यायालय कौन है, अधीनस्थ। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 2। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जंतुओं में कितने प्रकार का जनन होता है, तो जंतुओं में 2 प्रकार का जनन होगा, लैंगिक और अलैंगिक। क्या होगा, लैंगिक और अलैंगिक। नर और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, क्या बनता है इससे, तो नर और मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है, इससे क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। सभी लोग फास्ट उत्तर देते चलेंगे, उत्तर देते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन नर जननांग है। ऑप्शन एक आपके पास, 1 जोड़ा वृषण, अंडाशय, 2 शुक्राणु, सीसन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नर जननांग कौन है, तो नर जननांग बताइए सभी लोग, क्या है, 1 जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु, सीसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, बी छोड़ करके सभी है। आगे बढ़ते हैं। नर और मादा युग्मक का संचालन क्या कहलाता है। नर और मादा युग्मक का संलयन, सॉरी संचालन नहीं, संलयन क्या कहलाता है, तो नर और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी जंतु भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगी ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उसका नाम क्या था। एक जंतु था सुअर। ठीक है, कौन सा, सुअर था ना भाई, हाँ भेड़ था, सॉरी भेड़, सुअर नहीं था, भेड़ था, भेड़। तो भेड़ का क्लोनिंग, जिस भेड़ का क्लोनिंग किया गया उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या रखा गया, बताइए आप लोग। डॉली। क्या रखा गया, डॉली। क्या रखा गया, डॉली। क्या रखा गया, डॉली। निम्नलिखित में मादा जननांग, मादा जननांग कौन है, तो बताइए। मादा जननांग है 2 अंडाशय, अंडाशय होता है। ठीक है, 2 अंडाशय के अंडाशय। ठीक है, अन्नवाहिनी, गर्भाशय। ठीक है, इसमें लिखा दिया, इसलिए बता दिया कि अंडाशय कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और उसमें लिख दिया गया कौन कौन सा कितना संख्या। ठीक है, संख्या लिखा गया। ठीक है, नाम नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में मादा जननांग क्या, 2 अंडाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय। ठीक है, उपरोक्त में से क्या होता है, 1 से अधिक। कोई दिक्कत, जानबूझ के लिखा गया कि आपको क्या करना पड़े, याद हो जाए। ठीक है, कितने होते हैं। ठीक है, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु। आप लोग फास्ट बोलेंगे। ठीक है, अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन किसमें होता है, अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन किसमें होगा। आपके पास ऑप्शन है गर्भाशय, अंडा, अंडवाहिनी, भ्रूण, अंडे में इत्यादि। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अंडाणु तथा डिंब का निर्वाचन क्या होगा, निर्मोचन किसमें होगा, अंडवाहिनी में। किसमें, अंडवाहिनी। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है। आपके पास ऑप्शन है मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंतरिक निषेचन किसमें होगा, तो आंतरिक निषेचन किसमें होगा, मनुष्य, गाय, कुत्ते। ठीक है, सभी में क्या होगा, आंतरिक निषेचन होगा। ठीक है, मुर्गी में भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। उपरोक्त ऑप्शन ई हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत। वैसी निषेचन की क्रिया मदा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं का निषेचन कहां होगा, वायु में, मृदा में, जल में, निर्वात में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। वैसी निषेचन की क्रिया मदा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं का निषेचन कहां होगा, तो जल में होता है। कहां होता है, जल में। चलिए, इसमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन आपके पास, मेढक, मछली, स्टारफिश, मुर्गी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो बाह्य निषेचन किसमें होगा? मेढक, मछली, स्टारफिश। जो जलीय जीव है उसमें क्या होगा? बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, हरिओम राठौर मेरा नाम है, सभी लोग जानते हैं ना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देता है क्या कहलाता है? वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देता है। ऑप्शन आपके पास जरायुज, अंडप्राजक, टाइडपोल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई? क्या कहलाएगा? जरायुज। क्या कहलाता है? जरायुज कहलाता है, ठीक है। जो अंडा देगा क्या कहलाएगा? अंडप्राजक। जो अंडा देने वाला को कहते हैं अंडप्राजक। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना सप्ताह लगता है? तो मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में 3 सप्ताह लगता है। कितना? 3 सप्ताह, ठीक है। इनमें कौन मेढक के विकास का सही क्रम है? आपके पास ऑप्शन है टैडपोल, अंडा वयस्क, टैडपोल वयस्क, अंडा वयस्क, टैडपोल, अंडा टैडपोल वयस्क, शिशु टैडपोल वयस्क, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनमें कौन सा मेढक का विकास का सही क्रम है? क्या हो जाएगा? अंडा टैडपोल वयस्क। क्या हो जाएगा? अंडा टैडपोल वयस्क, ठीक है। जनन, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देती है, वह जनन क्या कहलाएगा? तो एक ही जनक नए जीव को जन्म देगी, वह जनक क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए क्या कहलाएगा भाई? अलैंगिक जनन। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन करने वाले जीव का नाम बताइए। अलैंगिक जनन करने वाले जीव का नाम क्या है? तो हाइड्रा, अमीबा, जीवाणु, ब्लैक वर्म, सभी क्या कहता है? अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी ऑप्शन सही है। किसमें मुकुलन की क्रिया होती है? किसमें मुकुलन की क्रिया होती है? आपके पास ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो किसमें मुकुलन की क्रिया होती है? तो हाइड्रा में। किसमें होती है? हाइड्रा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप 3 ही ऑप्शन में बता दीजिए, 3 में से कोई एक सही है। ऑप्शन एक आपके पास जरायुज, अंडप्राजक, गर्भ, इसमें से कौन सा? तो भाई इसका सही उत्तर क्या जाएगा? गर्भ कहते हैं। किसे कहते हैं? गर्भ कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? गर्भ कहते हैं। किसे कहते हैं? गर्भ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हमारा सिलसिला आज 90 क्वेश्चन का कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आपको कल ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कल संडे है और कल आपकी क्लास होगी या नहीं भी हो सकती है, तो उसके लिए आप वेट कर लेंगे, ठीक है। अगर क्लास होगी तो मैसेज कर दिया जाए, नहीं होगी तो मैसेज भी कर दिया जाए, दोनों स्थिति में मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास होगी तो मैसेज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अपलोड हो जाएगा वीडियो, ठीक है। भ्रूण की वृद्धि कहाँ पर परिवर्धन, भ्रूण की वृद्धि कहाँ एवं परिवर्धन कहाँ होता है? तो बताइए भ्रूण की वृद्धि कहाँ, वृद्धि एवं परिवर्धन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गर्भाशय में। कहाँ पर? गर्भाशय। युग्मनज में कौन सी क्रिया से भ्रूण बनता है? युग्मनज में कौन सी क्रिया से भ्रूण बनता है? तो युग्मनज में बताइए संलयन, विभाजन, एकीकरण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विभाजन। कौन सी क्रिया से? विभाजन से। किशोर को सचेत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्त्रियों के जनन आयु काल का प्रारंभ समय कब होता है? तब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है? ठीक है, किशोरों के लिए सर्वोचित आहार। देखिए बहुत सारे लोग चिप्स नूडल्स कोक पीते हैं, ठीक है, उनके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। आप क्या खाइए? रोटी दाल सब्जियां खाइए, ठीक है। जो रोटी दाल सब्जियां खाइएगा तो हेल्थ बढ़ेगा, अच्छा होगा, ठीक ठाक। आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं भाई। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। चलिए, आज आपका 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लास्ट में एक बात बताइएगा, आपको आज का क्लास कैसा लगा? आप रियल कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे, जिससे हम अपने आप को सुधार कर पाए और अपने आप को थोड़ा सा और बेहतरीन कर पाए। चलिए, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब आगे बेहतरीन ढंग से इस क्लास का पूरा लुत्फ उठाएंगे, पूरा फायदा उठाएंगे इस क्लास को, ठीक है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इस क्लास का अधिक से अधिक योगदान लेंगे, ठीक है। हम आपके प्रति पूरा निष्ठा से लगे हुए हैं और निष्ठा से लगे रहेंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं कल आपके साथ 10:30 बजे। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। नमस्कार, गुड नाइट।